सो फ्रेंड्स, आज में हम बात करते हैं हेमरेजिक स्पॉट्स के बारे में। तो हेमरेजिक स्पॉट्स क्या होते हैं? ये दीज आर दी रेड, ब्लू और ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं, ये स्किन की डीप टू दी एपिडर्मिस की लेयर में आते हैं। तो हेमरेजिक स्पॉट्स कैसे होते हैं? रेड, ब्लू या ब्लैक स्पॉट्स इन द स्किन डीप टू दी एपिडर्मिस। और दे कंटेन्स द एक्स्ट्रावेसेटेड ब्लड। इसमें जो भी ब्लड आता है वो ब्लड वेसल से बाहर जितना भी ब्लड आता है वो इकट्ठा हो जाता है स्किन के अंदर। सो दे कंटेन द एक्स्ट्रावेसेटेड ब्लड एंड दीज ब्लड स्पॉट्स विच अपेयर दे डू नॉट डिसअपेयर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जब भी हम इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये स्पॉट्स डिसअपेयर नहीं होते हैं। तो ये प्रेशर हम किससे लगा सकते हैं? या तो पिन हेड से, या फिर ग्लास सलाइड से, या फिर कभी कभी स्किन को स्ट्रेच भी करेंगे तो स्किन पे ये जो स्पॉट्स होते हैं कभी भी गायब नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए याद रखना है, ये कभी भी प्रेशर अप्लाई करने पे हेमरेजिक स्पॉट्स गायब नहीं होते हैं। अब क्लासीफाई कैसे करते हैं हेमरेजिक स्पॉट्स को? हेमरेजिक क्लासीफाई किया जाता है एज पटीके, जो सबसे छोटे होते हैं, जो कि 1 to 2 mm इन डायमीटर। इसके बाद परपुरे होते हैं जो 2 से 5 mm डायमीटर के होते हैं। इसके बाद एक्हीमोसिस होता है जो लार्जर होते हैं, 5 mm से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हेमाटोमा, जो बहुत ही लार्ज हेमरेज होती है स्किन में, और सरफेस भी स्किन का एलिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ हेमाटोमा। जो पिटिकी और परपुर, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है परपुरिक स्पॉट्स। जैसे डे बाय डे जब भी स्किन ये प्रोग्रेस होती है तो भी स्किन कलर इसमें चेंजेस होते हैं हेमरेजिक स्पॉट्स में, जैसे ही डे बाय डे चेंजेस आती हैं स्किन कलर में हेमरेजिक स्पॉट्स में। इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें याद रखना है कि जो भी टेलेंजेक्टेसियाज होते हैं, मॉस्किटो बाइट्स होती हैं, स्पाइडर नेवाई होती हैं, चैरी एंजियोमा हो गया या फिर ड्रग रैश हो गया, ये सभी हेमरेजिक स्पॉट्स को मिमिक करते हैं। टेलेंजेटिस क्या होता है? ये स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती है जो स्किन सरफेस पे देखी जाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम हेमरेजिक स्पॉट्स को अदर स्पॉट से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जब भी हेमरेजिक स्पॉट्स होता है उसमें जब भी प्रेशर लगाएंगे तो वो डिसअपेयर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड बाहर आया है ब्लड वेसल से। लेकिन जितने भी ये जो स्पॉट्स हैं, टेलेंजेक्टेसिया, मॉस्किटो बाइट, स्पाइडर नेमाई, ये सारे प्रेशर अप्लाई करने पे गायब हो जाते हैं। दे ब्लांच ऑन प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है हेमरेजिक स्पॉट्स का। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या होता है हेमरेजिक स्पॉट्स का। तो हेमरेज स्पॉट्स ड्यू टू किन किन वजहों से हेमरेज स्पॉट्स हो सकते हैं? एक तो होता है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, या फिर कोई वेसल वॉल की एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर प्लेटलेट का फंक्शन सही से ना हो पाए, तब हमें हेमरेज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है या तो बोन मैरो से बना नहीं पा रही है, डिक्रीज प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, या फिर बोन मैरो तो अच्छे से बना रही है लेकिन वो बाहर टूट रहे हैं प्लेटलेट बहुत ज़्यादा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट, जैसे कि हमें देखने को मिलता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा में, या फिर इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा में, जहाँ पे प्लेटलेट बाहर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद वास्कुलर वॉल्स की अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वास्कुलाइटिस हो गया, या फिर इंक्रीज्ड कैपिलरी फ्रेजिलिटी जो हमें देखने को मिलती है हिनॉक्सलॉन परपुरा में, स्कर्वी में, यूरीमिया में, एजिंग में कैपिलरी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है। इन कंडीशंस में भी हेमरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर प्लेटलेट सही से काम ना कर पाए, यानी प्लेटलेट फंक्शन का क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो जाए, इसमें भी हमें हेमरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थ्रोम्बस्थीनिया जिसे, या फिर ग्लैंसमैन डिजीज जो होती है जिसमें डिफेक्ट होता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन में, या फिर आफ्टर द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एस्प्रिन और फिनाइल बुटाजोन। तो इन ड्रग से भी क्या होता है कि प्लेटलेट का फंक्शन सही से नहीं हो पाता है, या जो पेशेंट है एस्प्रिन ले रहे हो या फिर फिनाइल बुटाजोन ले रहे हो। तो ये सिग्निफिकेंस है हेमरेजिक स्पॉट्स का। अब हमें याद रखना है कि कौन कौन से कॉज होता है जिसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, यानी कि नॉन थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है फिर भी उनमें स्किन में परपुरेज आ रहे हैं, तो इसमें वेसल वॉल एबनॉर्मेलिटी ये कि कॉज रहता है, जिसमें क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन जैसे कि मनिंजोकॉक्सिस इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेप्टिसीमिया हो गया, या फिर हिनॉक्सुलॉन परपुरा जो कि ऊपर डिस्कस किया हमने, या फिर एलर्जिक परपुरा। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसे कहते हैं हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशियाज, साथ में ड्रग्स जैसे कि पेंसिलिन, सल्फोनामाइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा फ्रॉम हिस्ट्री। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो क्या हिस्ट्री रहता है ऐसे पेशेंट का? ऐसे पेशेंट को ईजी ब्रूजेबिलिटी होता है और हेमरेजिक स्पॉट्स आते हैं स्किन में इन दी फॉर्म ऑफ पेटिके, परपुरे या फिर एक्कीमोसिस।
इनमें एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री रहती है, फ्रॉम द नोज दे कैन ब्लीड, एंड गम्स में भी इनको ब्लीडिंग हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। साथ में इन्हें यूरिन के रास्ते ब्लड आता है जिसे हेमेट्यूरिया कहते हैं, या फिर स्टूल के रास्ते जिसे मलीना कहते हैं, या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइनम होती है जिसे मेनोरेजिया कहते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री के क्लूज़ है, किसी को नोज ब्लीड हो रहा है, किसी को हेमेट्यूरिया हो रहा है, किसी को मलीना हो रहा है, तो ये सब पॉइंट करते हैं कि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। इसके अलावा हमें स्प्लीनोमेगाली क्या इंपॉर्टेंस है इन परपुरा, अगर किसी के स्पॉट्स हैं तो उसमें स्प्लीनोमेगाली का क्या इंपॉर्टेंस है, किन कंडीशंस में स्प्लीन मिलता है और परपरिक स्पॉट्स मिलते हैं स्किन में। तो एक्यूट ल्यूकेमियाज में मिलेंगे स्प्लीनोमेगाली, इसके बाद सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसी या सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसके बाद लिम्फोमास, ब्लास्ट क्राइसिस ऑफ CML, CLL, ITP. In 10% cases only you will get this splenomegaly. Splenomegaly does not favor the diagnosis of ITP. Very important. ज़्यादातर splenomegaly idiopathic thrombocytopenia परपुरा में नहीं मिलती है, ओनली 10% केसेस में मिलती है। इसके बाद माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर हाइपर स्प्लीनिज्म ड्यू टू एनी कॉज कैन हैव स्प्लीनोमेगाली विद पर्पुरिक स्पॉट्स। इसके बाद कौन कौन से लैब टेस्ट करते हैं फॉर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा के लिए। तो इनमें ITP के पेशेंट में, यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा के पेशेंट में लो प्लेटलेट काउंट मिलता है। तो जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 to 4 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब होता है, लेकिन ITP में ये नंबर लो हो जाता है। इसके बाद ITP के पेशेंट में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में लार्ज प्लेटलेट्स मिलेंगे। इसके बाद ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बट कोगुलेशन टाइम नॉर्मल रहता है। इसके बाद एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ मिल सकती है ब्लड में। सेकेंडरी कॉज ITP के यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा के सेकेंडरी कॉज में हमें सीरोलॉजी हेपेटाइटिस C की मिल सकती है पॉजिटिव, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी फैक्टर पॉजिटिव मिल सकता है SLE के केसेस में। इसके अलावा बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मेगा कैरोसाइट्स नॉर्मल या फिर इंक्रीज नंबर में मिल सकते हैं विद नॉर्मल मॉर्फोलॉजी इन ए हाइपर सेलुलर मैरो। कभी क्या होता है कि देर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन एंड डिक्रीज्ड नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स इन दी मेगा कैरियोसाइट्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो ब्लीडिंग टाइम जो नॉर्मल होता है वो 2.5 to 10 मिनट्स होता है, और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 9 to 15 मिनट्स होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ हिनॉक्सिलॉन पर्पुरा, जिसे एनाफिलैक्टॉइड पर्पुरा भी कहते हैं। ये HSP जो होता है एक सेल्फ लिमिटिंग वेसल की इन्फ्लामेशन होती है जिसे वेस्कुलाइटिस कहते हैं, और ये हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ये बीमारी देखने को मिलता है HSP। और जो HSP यानी कि हिनॉक्सिलॉन पर्पुरा होता है वो हमेशा बच्चों को या फिर यंग एडल्ट को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो रैश होते हैं ये पर्परिक होते हैं और ये अर्टिकेरियल होते हैं, और ये हमेशा हमें पैल्पेबल और इची में रहेंगे ये वाले रैश जो HSP में होते हैं, और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं यानी दोनों साइड में होते हैं बॉडी के। इसके अलावा ये रैश होते हैं हमें बट्टक में देखने को मिलते हैं, एक्सटेंसिव सर्फेसेस ऑफ आर्म्स और कभी कभी लेग्स में भी देखने को मिलते हैं। फेस और ट्रंक होता है इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है HSP में। HSP के पेशेंट जो होते हैं उसमें हिमेट्यूरिया रहता है और प्रोटीन यूरिया होता है, बिकॉज इसमें किडनी में क्या होता है फोकल सेगमेंटल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है। इसके अलावा अर्थरालजिया हो सकता है, यानी कि जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन दी फॉर्म ऑफ अर्थरालजिया या आर्थराइटिस। इसके बाद अब्डोमेन में कोल्की अब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम हमेशा नॉर्मल रहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कॉजेज ऑफ पैल्पेबल पर्पुरा। इसमें वेसल की इन्फ्लेमेशन वास्कुलाइटिस किसी वजह से हो जाए, जैसे कि HSP है जो ऊपर देखा हमने। इसके अलावा पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा या फिर ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस, इनमें पैल्पेबल पर्पुरा देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एम्बोलाई जो कि देखने को मिलता है, जैसे मेनिंजोकॉक्सियम में, डिसेमिनेटेड गोनोको इन्फेक्शन में, मीजल्स में, सेप्टिसीमिया में भी पैल्पेबल पर्पुरा मिलते हैं। और पैल्पेबल पर्पुरा हमेशा रेज्ड होते हैं सरफेस से, और ये बटक्स में और एक्सटेंसिव सर्फेसेस में देखने को मिलते हैं, और ये इची भी होते हैं जिसे परोरेटिक कहते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है हैज़ कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट। सो ये टेस्ट को हम टॉर्निकेट टेस्ट भी कहते हैं। ये इससे हमें डायग्नोसिस मिलता है इंक्रीज्ड कैपिलरी फ्रेजिलिटी की बढ़ जाती है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये हमें देखने को मिलता है डेंगू फीवर के पेशेंट में या फिर इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा के पेशेंट में। तो इस टेस्ट में, जिसको हम टॉर्निकेट टेस्ट में कहते हैं, इसमें होता क्या है कि हमें BP कफ जो होता है वो रैप करना होता है अपर आर्म में, और BP प्रेशर को हमने रेज करना होता है। उसके बाद हमने प्रेशर को मेंटेन करना होता है बिटवीन द सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर 5 मिनट्स।
अब 5 मिनट हमने इसको प्रेशर को रेज करना है बिटवीन द सिस्टोल एंड डायस्टोल। उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रा करना होता है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर फोरआर्म। सो हमने फोरआर्म पे एक सर्कल ड्रा करना है 1 इंच का, और उस पर जितने भी हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं उसको हमने सर्कल के अंदर नोट करने हैं। उसके बाद हमने जो 10 न्यू हेमरेजिक स्पॉट्स उसमें अपेयर हो सकते हैं जो कि नॉर्मल है। अगर वो मोर देन 20 न्यू स्पॉट्स अगर हो अपेयर होना शुरू हो जाए, दैट इंडिकेट्स द पेशेंट इज हैविंग द सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। माइल्ड और मॉडरेट केस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में ये टेस्ट नेगेटिव आता है, बट पॉजिटिव आता है अगर किसी को सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो। सो इस टेस्ट को हम टॉर्निकेट टेस्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सडन डेथ क्यों होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की पेशेंट में। सडन डेथ इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एनी मैसिव हैमरेज इन दी वाइटल ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाता है, जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, जैसे हम कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हैमरेज, उसमें सडन डेथ हो जाता है पेशेंट का। अब देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है व्हेन प्लेटलेट काउंट इज मोर देन 4 लाख, 4 लाख से ज़्यादा अगर प्लेटलेट किसी का हो जाए उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और ये टेम्परेरी एलिवेशन होता है। और ये हमें देखने को मिलता है स्प्लीनेक्टमी के केसेस में, सीवियर ब्लीडिंग के केसेस में हमें देखने को मिलता है प्लेटलेट एकदम से 4 लाख से ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेरी एलिवेशन होता है। समटाइम्स एक्यूट फेज रिएक्शन में भी थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। इसके बाद थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है जिसमें प्लेटलेट काउंट 8 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 8 लाख, और ये सस्टेन एलिवेशन होता है ये, और ये हमें देखने को मिलता है एज ए माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में हमें थ्रोम्बोसाइथीमिया मिलता है। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाए उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से हमारा जो काउंट बढ़ता है वो बढ़ता है 10,000। सो 10,000 प्लेटलेट हमें बढ़ते हैं अगर हम किसी को 1 यूनिट प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज करें। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कॉजेज ऑफ पर्पुरा इन यंग एंड एल्डरली पेशेंट्स। यंग पेशेंट्स में पर्पुरा के कॉजेज होते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्पुरा जिसे आईटीपी कहते हैं, हिनॉक्सलॉन पर्पुरा जिसे एचएसपी कहते हैं, या फिर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसे एसएलई कहते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस कॉजेज होते हैं, दैन एक्यूट ल्यूकेमियाज, इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन। इसके अलावा एल्डरली में पर्पुरा के कॉजेज होता है सिनाइल पर्पुरा, ल्यूकीमियाज, ड्रग इंड्यूस कर्वी एंड पैराप्रोटीनीमियाज। अब देखते हैं कौन कौन से ड्रग जो हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकते हैं। ड्रग जैसे कि सल्फोनामाइड, पेंसिलिन्स, साइक्लोफॉस्फोमाइड, थायाजाइड्स, क्यूनिन्स, कारामेजापिन्स, एस्प्रिन, हिपेरिन। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉजेज होते हैं पर्पुरा के जैसे कि आईटीपी, एक्यूट ल्यूकीमियाज, एप्लास्टिक अनीमिया में स्प्लीनोमेगाली नहीं मिलेगी। इसके अलावा ड्रग्स में भी नो स्प्लीनोमेगाली वी गेट, देन एसएलई, लिम्फोमा, हिपेटोसेलुलर फेलियर, देन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंटोकार्डाइटिस। सो दीज आर द मेडिकल कॉजेज ऑफ पर्पुरा। इसके अलावा कॉजेज ऑफ गम ब्लीडिंग के कॉजेज भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि जिंजिवाइटिस में गम ब्लीडिंग होता है, आईटीपीपी में होता है, एक्यूट ल्यूकीमियाज में, एप्लास्टिक अनीमिया में, स्कर्वी में गम ब्लीडिंग होता है, हीमोफीलिया में, पेशेंट टेकिंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी, विंसेंट्स इन्फेक्शंस में भी गम ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा कॉजेज ऑफ गम हाइपरट्रॉफी जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन, फेनिटाइन थेरेपी इन एपिलेप्टिक्स, प्रेगनेंसी, स्कर्वी, एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमियाज, इडियोपैथिक फैमिलियल फाइब्रोमेटोसिस, ड्रग्स लाइक निफिडिपिन और एम्लोडिपिन थेरेपी कैन कॉज गम हाइपरट्रॉफी। इसके बाद हिस्टियोसाइटोसिस एक्स डिजीज कैन ऑल्सो कॉज गम हाइपरट्रॉफी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम मेडिकल कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। सो नोज ब्लीड के क्या क्या मेडिकल कॉजेज होते हैं। इसमें सबसे पहला कॉज होता है हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे आईटीपी, हीमोफीलिया, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एक्यूट ल्यूकीमियाज। इसके अलावा वास्कुलाइटिस एंड हाई एल्टीट्यूड में भी नोज ब्लीड हो सकता है। इसके अलावा एक हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसियाज होते हैं, इसको हम रेंडू वेबर ऑसलर डिजीज भी कहते हैं, इसमें भी नोज ब्लीड होता है। इसके अलावा यूरेमिया में नोज ब्लीड होता है। इसके अलावा काला आजार, मलेरिया, एंट्री फीवर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, रूमेटिक फीवर, डिप्थीरिया, ये सब कॉजेज हैं नोज ब्लीड के जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं पर्पुरा के साथ साथ फीवर भी है पेशेंट को, तो उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। इसमें सबसे पहले डेंगू, फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजोकॉक्सीमिया, पर्पुरा फल्मिनेंस, वायरल हेमरेजिक फीवर, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, कुटेनियस स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस एंड रैट बाइट फीवर में भी फीवर के साथ साथ पर्पुरास होते हैं।